नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं सन्नाटे की हवेली की अद्भुत कहानी। इस कहानी में आप सुनेंगे एक रहस्यमय हवेली की, जहां अतीत के छुपे राज, परछाइयाँ और एक आत्मा की सच्चाई आपका मन शांत और उत्सुक बनाएंगे। रात का वक्त था। गांव के बाहर पुरानी सड़क पर बस की आखिरी गड़गड़ाहट धीरे धीरे दूर होती जा रही थी। नीलम ने खिड़की से बाहर झांका। हवा में ठंडक थी और आसमान में कोई चांद नहीं, बस गहरी स्याही जैसा अंधेरा। उसने कोट कसकर लपेटा और खिड़की बंद कर दी। यह उसकी जिंदगी की सबसे अजीब यात्रा थी। उसे अपने दादा की पुरानी हवेली देखने आना पड़ा था, जो बरसों से वीरान पड़ी थी। दादा के जाने के बाद कोई उस हवेली में गया नहीं था। लोग कहते थे कि वहां रात में कोई रोता है, कोई गाता है, और कभी कभी पुरानी खिड़कियों से दिया जलता दिखाई देता है। पर नीलम को इन बातों पर भरोसा नहीं था। वह शहर की लड़की थी, तार्किक, पढ़ी लिखी और अंधविश्वासों से दूर। मगर जब वकील ने बताया कि दादा की जायदाद में वह हवेली भी शामिल है, तो उसे वहां जाना ही पड़ा। जब वह हवेली पहुंची तो रात के 8:30 बज चुके थे। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और बाहर उतरते ही नीलम को एक अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। चारों तरफ बस सूखी हवा की सरसराहट थी। दरवाजे के ऊपर टूटी हुई नेम प्लेट पर लिखा था, रघुनाथ हवेली। हवेली विशाल थी, पर टूट चुकी थी। बरामदे की दीवारों पर काई जमी थी, खिड़कियां धूल से ढकी थीं और अंदर जाने पर सीलन की गंध आई। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। दीवारों पर पुराने तैलचित्र टंगे थे, कुछ धुंधले, कुछ अधखुले और कुछ जिनके चेहरे जैसे मिट चुके थे। कोई है यहां? उसने आवाज लगाई। उसकी आवाज हवेली की दीवारों से टकराकर लौटी। यहां। वह मुस्कुराई। इको है बस। पर तभी ऊपर की मंजिल से एक हल्की सी दस्तक की आवाज आई। ठक ठक ठक। उसने टॉर्च ऊपर फेंकी। वहां कुछ नहीं था, बस टूटी सीढ़ियां और अंधेरा। शायद कोई बिल्ली होगी, उसने खुद से कहा। वह अंदर बढ़ी। फर्श पर टूटे कांच और पत्तों की परत जमी थी। उसने बैग एक मेज पर रखा और चारों तरफ देखा। दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर पर नजर पड़ी। उसमें उसके दादा थे और साथ में एक और औरत, जिसे नीलम ने पहले कभी नहीं देखा था। उस औरत की आंखें सीधी कैमरे की तरफ देख रही थीं, लेकिन उन आंखों में कुछ था, कुछ अजीब सा, जैसे वह देख नहीं रही बल्कि तुम्हारे भीतर झांक रही हो। नीलम ने तस्वीर सीधी की और तभी पीछे से हवा का झोंका आया। तस्वीर जमीन पर गिरी और शीशा टूट गया। उसने चौंक कर पीछे देखा। खिड़की खुली नहीं थी। रात धीरे धीरे गहराने लगी थी। हवेली के बाहर किसी उल्लू की आवाज आई, फिर दूर कहीं कुत्तों का भौंकना। नीलम ने सोचा, शायद ये माहौल ही डरावना है, कुछ और नहीं। उसने टॉर्च रखी और मेज पर पड़ी मोमबत्तियां जलाईं। मोमबत्ती की लौ दीवारों पर नाचती रही और उसके साथ जैसे साए भी हिलने लगे। उसने बैग से पुरानी चाबी निकाली, वही जो उसे दादा के कमरे की बताई गई थी। ऊपर के कमरे में ही वो सभी दस्तावेज रखे थे। वह सीढ़ियां चढ़ने लगी। हर कदम के साथ लकड़ी चरमराती रही। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा कि गलियारे में दीवारों पर धूल जमी थी, पर बीच में किसी ने हाल ही में चलने के निशान छोड़े थे, ताजे पैर के निशान। वह ठिठक गई। यहां तो कोई नहीं है, उसने बुदबुदाया। निशान दादा के कमरे की तरफ जा रहे थे। उसने दरवाजा खोला। छर्र की आवाज आई। कमरे में पुरानी अलमारी, लकड़ी की कुर्सी और एक मेज थी, पर मेज पर एक पुरानी डायरी खुली हुई थी, जैसे किसी ने अभी अभी छोड़ी हो। उसने टॉर्च उस पर डाली। पहला पन्ना हवा में हिला। लिखा था, अगर कोई इस डायरी को पढ़ रहा है तो सावधान रहे। इस हवेली में जो दिखता है वो सच नहीं है, जो नहीं दिखता वही असली है। नीलम की धड़कन तेज हो गई। उसने पन्ना पलटा। अगले पन्ने पर लिखा था, मुझे उसकी परछाई फिर दिखी है। वह खिड़की के पास खड़ी रहती है, पर जब पास जाता हूं तो सिर्फ ठंडक बचती है। मुझे डर लग रहा है कि अब वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। नीलम ने डायरी बंद कर दी। पागलपन है, उसने कहा। लेकिन तभी खिड़की अपने आप खुली और ठंडी हवा का झोंका भीतर आया। मोमबत्ती की लौ कांपी और बुझ गई। अंधेरा, सिर्फ उसकी सांसों की आवाज। वह फौरन मोबाइल से टॉर्च ऑन करती है, पर स्क्रीन काली।
मोबाइल बंद। उसने कई बार बटन दबाया, कुछ नहीं हुआ। और तभी कमरे के कोने से किसी के चलने की आवाज आई, धीरे धीरे, जैसे कोई नंगे पैर चल रहा हो। कौन है? उसने चीख कर कहा। कोई जवाब नहीं, बस हवा में हल्की फुसफुसाहट। नीलम। वह जम गई। उसने धीरे धीरे टॉर्च दोबारा ऑन की। इस बार जल गई। रोशनी सीधी कोने में पड़ी। वहां कुछ नहीं था, बस दीवार पर परछाई थी, लेकिन परछाई उसकी नहीं थी। वह दीवार पर किसी और की आकृति थी, बाल खुले, आंखें खाली और चेहरा झुका हुआ। नीलम ने एक कदम पीछे लिया। नहीं, ये सच नहीं, वह बुदबुदाई। उसने भागने की कोशिश की, पर दरवाज़ा बंद था। उसने जोर से खींचा, नहीं खुला। अंदर से किसी ने पकड़ रखा था, जैसे कोई दूसरी तरफ खड़ा हो। फिर वही आवाज़, क्यों आई हो नीलम? वह चीख पड़ी। दरवाज़ा अचानक खुला और वह बाहर गिर गई। हॉल की सीढ़ियों से नीचे लुढ़कती हुई नीचे आई। सिर में चोट लगी, आंखों के आगे सब घूमने लगा। थोड़ी देर बाद उसने खुद को जमीन पर लेटा पाया। मोमबत्ती फिर जल रही थी, पर किसी ने जलाई थी। वह धीरे धीरे उठी। कमरा अब शांत था, कोई आवाज नहीं। वह सीढ़ियों की ओर देखने लगी। वहां ऊपर अब रोशनी थी, जैसे किसी ने दादा के कमरे में दीपक जलाया हो। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन अब उसके भीतर डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। कौन हो तुम? उसने ऊपर देखते हुए कहा। एक पल को कोई हलचल नहीं हुई। फिर ऊपर की दीवार पर हल्की सी परछाई हिली और उसी आवाज में जवाब आया, मैं वही हूं जिसे तुम्हारे दादा ने बंद कर दिया था। नीलम के हाथ कांप गए। वह पीछे हटी, पर तभी उसके पैर के नीचे कुछ पड़ा। उसने झुककर देखा, वही पुरानी डायरी। डायरी का नया पन्ना खुला था और उस पर लिखा था, अगर वह लौटे तो उससे पूछना, उसने मुझे क्यों छोड़ा। नीलम की आंखें फैल गईं। उसने ऊपर देखा। अब वह परछाई धीरे धीरे सीढ़ियों से उतर रही थी। चेहरा दिखने लगा, वही औरत जो तस्वीर में थी। चेहरा सफ़ेद, आंखें गहरी और होंठों पर हल्की मुस्कान। वह धीरे धीरे बोली, तुम उसकी पोती हो ना? वह मुझे हमेशा के लिए कैद करना चाहता था, लेकिन उसने गलती की। उसने अपनी ही रक्त रेखा से दरवाज़ा खोला है। नीलम पीछे हटती रही। मैं बस यहाँ आई थी दस्तावेज लेने। अब तुम जाओगी नहीं। आवाज़ गूंजी, कर्ज पूरा होना चाहिए। अचानक हवेली की दीवारें गूंज उठीं। खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं। दरवाजे जोर से बंद हुए। हवा घूमने लगी और नीलम को लगा जैसे पूरा घर जिंदा हो गया हो। वह नीचे झुकी, डायरी उठाई और जोर से चिल्लाई, रुक जाओ। सब कुछ थम गया, बस उसकी सांसें सुनाई दे रही थीं। फिर धीरे धीरे दीवारों पर जमी धूल उड़ने लगी, तस्वीरें गिरने लगीं और एक के बाद एक हवेली के कोनों में जैसे कोई परछाइयां सरकने लगीं। नीलम की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं तो सुबह की हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। हवेली अब वैसी नहीं थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। मोमबत्ती बुझ चुकी थी, दीवारें सूखी थीं और ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। उसने हाँफते हुए बाहर का दरवाज़ा खोला, गेट से बाहर कदम रखा और तभी पीछे से हवा चली। पीछे मुड़कर देखा, हवेली की खिड़की में वही औरत खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी। नीलम के हाथ से डायरी गिर गई। उसने देखा, आखिरी पन्ने पर अब एक नई लाइन थी, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। वह तेजी से गाड़ी की तरफ भागी, इंजन स्टार्ट किया और गांव की ओर निकल गई। पीछे हवेली धीरे धीरे धुंध में गायब होती रही, पर उसकी आंखों के सामने वही मुस्कान घूमती रही। सड़क पर हवा तेज थी, लेकिन भीतर एक अजीब सन्नाटा था। नीलम को एहसास हुआ, उसने कुछ ऐसा छेड़ दिया है जो शायद अब उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। और उसके दिल में कहीं बहुत गहराई में अब डर नहीं था, बस ये सवाल था, वो औरत कौन थी और दादा ने उसे क्यों बंद किया था। दूर कहीं हवेली की खिड़की से फिर वही दिया जल उठा। गांव पीछे छूट चुका था। गाड़ी सड़क पर दौड़ रही थी, लेकिन नीलम का मन वहीं अटका था, उस खिड़की पर जहां से वह औरत मुस्कुरा रही थी। हवा का हर झोंका अब उसे वहीं सिहरन दे रहा था जो हवेली के अंदर महसूस हुई थी। उसने बार बार शीशे में पीछे देखा। धुंध में लिपटी हवेली अब दिखाई नहीं दे रही थी, पर अजीब बात यह थी कि गाड़ी का आईना बार बार धुंधला हो रहा था,
जैसे किसी की सांस उस पर पड़ रही हो। उसने कपड़ा निकाला और आईना साफ किया, पर उसमें खुद की परछाई के पीछे किसी और का धुंधला चेहरा झलक गया। नीलम ने झट से आईना घुमा दिया और ब्रेक लगाई। गाड़ी सड़क के किनारे रुक गई। वह हाँफ रही थी। नहीं, अब बस, मैं पागल नहीं होंगी, उसने खुद से कहा। उसने मोबाइल निकाला। अब चालू था। उसने तुरंत अपने दोस्त आरव को कॉल किया, जो शहर के पास पुराने दस्तावेज़ों और एस्टेट मामलों में मदद करता था। हेलो आरव, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, उसने घबराई आवाज़ में कहा। नीलम, क्या हुआ? तू वहाँ गई थी ना हवेली में? हाँ, पर वहाँ कुछ है। कोई है? दादा की डायरी मिली है, उसमें लिखा है कि इस हवेली में कुछ बंद किया गया था। आरव, मुझे लग रहा है कि वो चीज़ अब बाहर आ गई है। शांत हो जा, मैं आ रहा हूँ। तू होटल सरयू इन चली जा, मैं वहीं मिलता हूँ। कुछ मत करना। नीलम ने सिर हिलाया और गाड़ी फिर स्टार्ट की। लगभग आधे घंटे बाद वह शहर के बाहरी हिस्से में बने छोटे से होटल पहुंची। होटल पुराना था लेकिन साफ सुथरा। उसने कमरा लिया और जैसे ही कमरे में दाखिल हुई उसे लगा जैसे पहली बार सांस ली हो। कमरा शांत था। बाहर सड़क पर बसों की आवाज़ें थीं। उसने डायरी निकाली और मेज़ पर रख दी। वह उस पर नज़रें टिकाए रही। क्या सच में उसमें कुछ था, या वह बस थकान और डर से भ्रम देख रही थी? वह सोच में डूबी थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आरव, उसने राहत की सांस ली और दरवाज़ा खोला। आरव सामने खड़ा था, लंबा, आंखों में चिंता। तू ठीक है? उसने पूछा। नीलम ने सिर हिलाया। शायद, लेकिन कुछ अजीब हो रहा है। डर मत, पहले डायरी दिखा। दोनों मेज़ पर बैठे। नीलम ने डायरी खोली, पर अंदर के पन्ने अब बदल चुके थे। जहां पहले डर और साया लिखा था, वहां अब सीधी सादी लिखावट थी। खेत, हवेली की मरम्मत, नौकरों के नाम, सब सामान्य बातें। आरव ने कहा, इसमें तो कुछ खास नहीं है नीलम। तूने जो पढ़ा शायद वो तेरे दिमाग ने जोड़ा हो। नहीं, मैंने खुद पढ़ा था। उसमें लिखा था कि जो नहीं दिखता वही असली है, और वो परछाई, वो औरत। वह बोलते बोलते रुक गई, क्योंकि दरवाजे के नीचे से ठंडी हवा अंदर आई। उसने देखा होटल का खिड़की वाला पर्दा हिल रहा था, पर खिड़की बंद थी। आरव ने भी नोटिस किया। शायद ऐसी चालू है। नहीं, नीलम फुसफुसाई। तभी डायरी का आखिरी पन्ना अपने आप खुल गया। उस पर एक ही पंक्ति उभर आई, स्याही जैसी नहीं, बल्कि जैसे किसी ने अभी उकेरी हो। मैं उसे ढूंढने आई हूं, नीलम। आरव पीछे हट गया। ये क्या मजाक है? मैंने कुछ नहीं किया, नीलम बोली। कमरे में सन्नाटा फैल गया। फिर खिड़की के बाहर से किसी औरत के गाने की आवाज़ आई, धीमी, उदास, जैसे कोई लोरी हो। नीलम खिड़की की तरफ दौड़ी, पर बाहर कोई नहीं था। बस सड़क पर हल्की धुंध थी। आरव बोला, नीलम, हमें यह समझना होगा कि तेरे दादा के समय में क्या हुआ था। शायद कोई सच छुपा है। मेरे पास हवेली की पुरानी चाबियां हैं, नीलम ने कहा, और तहखाने की एक चाबी भी है जो मुझे वहां नहीं मिली थी। आरव ने गहरी सांस ली। तो कल सुबह चलते हैं। तू आराम कर, मैं नीचे लॉबी में रुकता हूं। रात धीरे धीरे बीतती गई, लेकिन नीलम को नींद नहीं आई। हर थोड़ी देर में उसे महसूस होता कि कोई उसके कमरे में है, पर्दे के पीछे या आईने के पास। कभी फुसफुसाहट, कभी धीमी हंसी, कभी किसी के कदमों की आहट। वह उठी, आईने की तरफ गई। आईने में उसका चेहरा था, लेकिन उसके पीछे एक और चेहरा झलक गया, वही औरत। नीलम ने पलटकर देखा, कोई नहीं था। जब उसने फिर आईने में देखा, चेहरा गायब था। उसने बत्ती जलाई और धीरे से बोली, तुम कौन हो? मुझसे क्या चाहती हो? कमरे की बत्ती झपकी। आईने पर धुंधलापन उभर आया और उस पर उंगली से जैसे किसी ने लिखा, नीचे देखो। नीलम ने फौरन नीचे देखा। बिस्तर के पास जमीन पर एक छोटी सी अंगूठी पड़ी थी, सोने की, पर जली हुई सी। उसने उठाई। उसके अंदर आर अक्षर खुदा था। वह चौंक गई। आर, आरव। सुबह जब आरव आया, उसने अंगूठी दिखाई। आरव का चेहरा उतर गया। ये मेरी नहीं है, लेकिन ये वही निशान है जो हवेली के तहखाने के दरवाजे पर था। आर मतलब रघुनाथ, तेरे दादा। दोनों ने फैसला किया कि उन्हें आज ही वापस हवेली जाना होगा।
मंडन। दोपहर। हवेली की वापसी। सूरज आसमान पर था, पर हवेली के आसपास फिर वही सर्द धुंध थी। गाड़ी अंदर दाखिल हुई तो पेड़ों के बीच सरसराहट गूंज उठी। आरव बोला, अजीब है, इतने दिन बाद भी कोई यहां नहीं आया। नीलम ने धीमी आवाज में कहा, शायद कोई आना नहीं चाहता। वे दोनों अंदर गए। हवेली वैसी ही थी, बस इस बार दरवाज़ा पहले से खुला था। नीलम ने ध्यान दिया। अंदर अब कुछ चीज़ें अलग थीं। फर्श पर नए पैर के निशान थे, जैसे किसी ने रात में यहां चला हो। देखो, उसने फुसफुसाया। आरव नीचे झुका। ताजे हैं, किसी इंसान के। दोनों ने कमरे घर खंगाले, लेकिन कोई नहीं मिला। फिर उन्हें सीढ़ियों के नीचे एक छोटा दरवाज़ा दिखा, वहीं तहखाने का रास्ता। नीलम ने चाबी निकाली। वह बिल्कुल उसी आकार की थी। तैयार हो? उसने पूछा। आरव ने सिर हिलाया। चाबी घुमाई। टक की आवाज़ आई और दरवाज़ा धीरे धीरे खुल गया। नीचे अंधेरा था और गंध अजीब सी, जैसे मिट्टी में पुरानी धूप और राख मिली हो। उन्होंने टॉर्च जलाई और नीचे उतरने लगे। सीढ़ियाँ गीली थीं। नीचे पहुंचकर उन्होंने देखा, दीवारों पर पुराने मंत्र लिखे थे और बीच में एक पत्थर का चबूतरा। उस पर लाल कपड़ा पड़ा था और कपड़े के नीचे कुछ रखा था। आरव ने झुककर कपड़ा हटाया। नीचे एक पुराना शीशा था, दरारों से भरा हुआ। नीलम ने जैसे ही उस पर रोशनी डाली, शीशे में उसका चेहरा दिखा, लेकिन उसके पीछे फिर वही औरत खड़ी थी। आरव! वह चीखी। आरव पलटा। वहां कोई नहीं था। अचानक शीशा कांपने लगा। उसमें से ठंडी हवा निकली। नीलम के हाथ से टॉर्च गिर गई। अंधेरा छा गया। फिर वही आवाज, अब तो तू आ ही गई है। आरव ने टॉर्च उठाई और दीवार पर डाली। उसने देखा, दीवार पर एक पुराना चित्र बना था, जिसमें दादा रघुनाथ किसी औरत के सामने खड़े थे और उसके पीछे वही शीशा था। नीचे लिखा था, शपथ, उसे आईने में कैद किया जाएगा जब तक उसका नाम कोई ना पुकारे। आरव ने धीमे स्वर में कहा, यानी तेरे दादा ने उसे इस आईने में बंद किया था और मैंने शायद उसका नाम पुकारा, इसलिए वो आजाद हो गई। नीलम कांप उठी। हमें इसे वापस बंद करना होगा, आरव बोला। लेकिन तभी शीशे से धुआं उठने लगा और उसके बीच से वह औरत प्रकट हुई, पूरी तरह। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, आंखें ठंडी पर दुखी। क्यों डरते हो? मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, मैंने बस इंसाफ मांगा था। नीलम ने कहा, कौन हो तुम? मेरा नाम था रूपा, वह बोली। मैं तेरे दादा की पत्नी थी, पर उन्होंने दुनिया से यह रिश्ता छिपा लिया। जब मैंने सबको बताने की कोशिश की, उन्होंने मुझे पागल घोषित किया और इस शीशे में कैद कर दिया। आरव ने घबरा कर कहा, यह झूठ हो सकता है नीलम, संभल कर। पर नीलम की आंखें भर आईं। अगर यह सच है तो दादा ने बहुत बड़ा अपराध किया। रूपा की आंखों से आंसू बह निकले, या शायद धुएं की बूंदें थीं। मुझे बस शांति चाहिए, उसने कहा। पर अब देर हो चुकी है। मेरी आत्मा अब इस हवेली से बंध चुकी है। जब तक कोई मेरे सत्य को स्वीकार नहीं करता, मैं मुक्त नहीं हो सकती। नीलम आगे बढ़ी। मैं स्वीकार करती हूं, उसने कहा। मैं दादा की औलाद हूं और अगर उन्होंने अन्याय किया तो मैं उसे मानती हूं। मैं वादा करती हूं कि दुनिया को बताऊंगी कि तुम्हारा अस्तित्व था। कमरा अचानक उजाला हो गया। रूपा ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम मेरी कहानी पूरी करोगी। उसके बाद हवा में तेज झोंका आया और सब कुछ शांत हो गया। शीशा टूटकर जमीन पर बिखर गया और उस पर से लाल कपड़ा उड़कर नीलम के कंधे पर आ गिरा। नीलम हाँफती रही। आरव ने कहा, वो चली गई? नीलम ने सिर झुकाया। शायद। दोनों ऊपर लौटे। जब वे हवेली के मुख्य दरवाजे पर पहुंचे तो देखा, दीवार पर पुरानी तस्वीरें बदली हुई थीं। अब उनमें वही औरत रूपा थी, मुस्कुराती हुई, दादा के साथ, जैसे हमेशा से उनका स्थान वहीं हो। नीलम की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह बाहर आई और हवेली के दरवाजे पर आखिरी बार मुड़कर देखा। खिड़की में अब कोई नहीं था। आरव ने कहा, शायद अब हवेली को शांति मिल गई। नीलम ने धीरे से जवाब दिया, शायद कहानी अब शुरू हुई है। वे गाड़ी में बैठे और दूर निकल गए। धूप अब तेज थी, लेकिन नीलम के मन में हल्की ठंडक थी, जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा हो, अब सो जा, सब ठीक है। और दूर
हवेली की खिड़की में एक मोमबत्ती फिर जली, पर इस बार लौ स्थिर थी, जैसे किसी आत्मा ने आखिरकार सुकून पा लिया हो। नीलम और आरव हवेली से दूर निकल आए थे। धूप अब तेज थी और हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन नीलम के मन में अजीब सा एहसास था, जैसे कोई अभी भी उसका पीछा कर रहा हो। गाड़ी की खिड़की से बाहर देखती हुई उसने कहा, आरव, मुझे लगता है हवेली सच में शांति पा गई। रूपा अब स्वतंत्र है। आरव मुस्कुराया। हाँ, लेकिन मुझे भी डर है कि कुछ अधूरा रह गया हो। देखो, हवेली जैसे पहले से ज्यादा गहरी हो गई है। नीलम ने सिर हिलाया, पर अंदर ही अंदर उसे डर था। रात की यादें अभी भी उसकी आंखों के सामने थीं। खिड़की में मुस्कुराती रूपा, झूलते पर्दे और उस ठंडी हवा का एहसास। होटल पहुंचकर दोनों कमरे में दाखिल हुए। नीलम डायरी को फिर से खोलना चाह रही थी ताकि वह पूरी कहानी समझ सके, पर डायरी में नया पन्ना उभर आया। सफ़ेद स्याही में लिखा था, कहानी खत्म नहीं हुई, हवेली के भीतर और भी रहस्य हैं। नीलम की सांस रुक गई। आरव, ये क्या है? मैंने सोचा था कि अब सब खत्म हो गया। आरव ने भी डायरी खोली। पन्नों में तस्वीरें थीं, लेकिन सिर्फ हवेली की नहीं। कुछ अजीब चित्र भी थे, जैसे जमीन के नीचे की सुरंगें, तहखाने की दीवारों में दरारें और कुछ प्रतीक जिनका अर्थ किसी को नहीं पता। नीलम बोली, ये संकेत हैं। शायद रूपा ने हमें सच बताने के लिए छोड़ा। आरव ने गंभीर होकर कहा, तो हमें वापस जाना होगा। हमें देखना होगा कि ये सुरंगें कहाँ जाती हैं। मन हवेली की ओर वापसी। अगले दिन दोपहर में नीलम और आरव फिर हवेली पहुंचे। हवेली अब पहले जैसी नहीं थी। दीवारों की दरारें गहरी और खिड़कियों के शीशे थोड़े चमकदार थे। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली ने उन्हें स्वागत किया हो। नीलम ने धीरे से कहा, आरव, क्या तुम्हें भी लगता है कि यहां कुछ बदल गया है? आरव ने सिर हिलाया। हाँ, जैसे हवेली अब जिंदा हो गई हो, और ये बदलाव रूपा के जाने के बाद हुए हैं। दोनों तहखाने की ओर बढ़े। दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर का रास्ता पहले से अलग लग रहा था। दीवारों पर अब नए प्रतीक उभर आए थे। टॉर्च की रोशनी में उनकी छाया दीवारों पर विचित्र आकृतियों की तरह दिख रही थी। नीलम ने धीरे कहा, आरव, देखो ये निशान, ये नई सुरंगें हैं। मुझे लगता है ये पुराने दस्तावेज में नहीं थे। आरव ने डायरी खोली। एक पन्ना था जिस पर लिखा था, जो यहां पहुंचेगा उसे सच्चाई का सामना करना होगा। सिर्फ साहसी ही रहस्य जान पाएंगे। नीलम ने सांस ली। तो साहसी होने का वक्त आ गया है। तहखाने के अंदर नीलम और आरव नीचे उतरे। नीचे का वातावरण पहले से ठंडा और गहरा था। दीवारों पर पुराने मिट्टी के निशान थे और बीच बीच में छोटे छोटे कमरे बने हुए थे। पहला कमरा खाली था, लेकिन दीवारों पर चित्र उभर रहे थे। अजीब तरह के व्यक्ति, पुराने उपकरण और रहस्यमय प्रतीक। आरव ने कहा, यह किसी प्रयोगशाला जैसी जगह थी। लगता है दादा ने यहाँ कुछ छुपाया था। नीलम ने एक पुरानी अलमारी खोली। उसमें जड़ी बूटियां, पुराने शीशे और खनिज रखे थे। एक पन्ना गिरा। उस पर लिखा था, रूपा को बंद करने के लिए प्रयोग शुरू किया गया। जो इसे हल कर पाए वही सच जान पाएगा। नीलम को अब समझ में आया कि दादा ने केवल रूपा को नहीं, बल्कि हवेली में मौजूद किसी रहस्य को छुपाया था। दूसरा कमरा। दोनों कमरे में पहुंचे। यहां कुछ और रहस्य उभर रहे थे। दीवार पर नक्शा था हवेली के पूरे क्षेत्र का। बीच में एक चिन्ह था, कक्ष संख्या 7 था। आरव ने कहा, यह वही कमरा होगा जहां असली रहस्य छुपा है। नीलम ने सहमति में सिर हिलाया। कमरा 7 के दरवाजे पर पहुंचते ही नीलम को हल्की ठंडी हवा महसूस हुई। दरवाजा धीरे धीरे खुला। कमरे के बीच में एक बड़ा ग्लास बॉक्स था। बॉक्स के अंदर पुरानी किताबें, कागज और कुछ जड़ी बूटियां थीं। नीलम ने कहा, यहां लिखा है, जो इसे पढ़ेगा वो अतीत और भविष्य दोनों देख सकेगा। आरव ने बोला, ये असंभव है, लेकिन नीलम ने हिम्मत दिखाते हुए किताब खोली। पहला पन्ना चमक उठा। उसमें लिखा था, जो कहानी यहां लिखी गई है वही हवेली का रहस्य खोलेगी। ध्यान रहे, सच जानना आसान नहीं होगा। नीलम ने पढ़ना शुरू किया। शब्द जैसे हवा में बह रहे थे। हर पन्ना खुलते ही उसे पुराने समय की झलक दिखाई दी। रूपा की जिंदगी, दादा के फैसले,
और हवेली में हुए प्रयोग। द सच का सामना। नीलम पढ़ते पढ़ते पन्ने के बीच एक नक्शा खोज निकाली। नक्शे में दिखाया गया था कि हवेली के पीछे एक गुप्त द्वार है जो जंगल के उस ओर खुलता है जहां गांव के लोग शायद कभी गए ही नहीं। आरव ने कहा, नीलम, हमें वहां जाना होगा। यही सच का अंतिम कदम होगा। दोनों बाहर आए। हवेली के पीछे का रास्ता घना जंगल था। पेड़ों की शाखाएं हवा में सरसराहट कर रही थीं। नीलम ने महसूस किया कि जैसे जंगल खुद उन्हें रोकना चाहता हो, पर दोनों ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने जंगल में कदम रखा। मराम गुप्त द्वार। लगभग आधे घंटे की तलाश के बाद उन्होंने गुप्त द्वार पाया। द्वार पुराना था, लोहे की जाली से ढका। नीलम ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर एक छोटा कक्ष था। कक्ष के बीच में एक पोट था। पोट पर धूल जमी थी, पर ढक्कन हल्का हिला। आरव ने कहा, इसमें वही रहस्य होगा जो रूपा के कैद का कारण था। नीलम ने ढक्कन खोला। अंदर एक छोटे शीशे का बॉक्स था। जब उसने बॉक्स खोला तो उसमें कुछ दस्तावेज और एक पुराना पत्र मिला। पत्र में लिखा था, रूपा को इसलिए बंद किया गया क्योंकि उसने दादा के गुप्त प्रयोगों का सच देखा। हवेली में केवल वह नहीं थी, बल्कि एक रहस्य भी था, समय को बदलने वाला ज्ञान। जो इसे मिसयूज करेगा वो पूरी दुनिया के लिए खतरा होगा। मैंने इसे सुरक्षित रखने के लिए रूपा को कैद किया। नीलम की आंखें फैल गईं। मतलब दादा ने सिर्फ रूपा को नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली रहस्य को भी सुरक्षित रखा। आरव ने कहा, अब यह हमारे हाथ में है। हमें तय करना होगा कि इसे दुनिया को दिखाए या फिर सुरक्षित रखें। नीलम ने धीरे से कहा, मैं समझ गई हूं। रूपा ने मुझे छोड़कर इसलिए भेजा ताकि मैं सही निर्णय कर सकूं। उसने मुझे सिखाया कि साहस और न्याय से ही शक्ति का सही उपयोग होता है। अंत की झलक। नीलम और आरव वापस हवेली आए। हवेली अब शांत थी। पेड़ों की सरसराहट धीमी थी और हवा में हल्की ठंडक थी। नीलम ने डायरी और दस्तावेज संभाले। उसने महसूस किया कि रूपा की आत्मा अब स्वतंत्र है, पर हवेली की खिड़कियों में हल्की सी रोशनी अभी भी जल रही थी। नीलम ने मुस्कुराते हुए कहा, शांति तो है, पर कहानी अब खत्म नहीं हुई। हर रहस्य किसी और के साहस की प्रतीक्षा करता है। आरव ने सिर हिलाया। नीलम ने आखिरी बार हवेली को देखा और इस बार उसे डर नहीं, बल्कि सम्मान और रहस्य का एहसास हुआ। और दूर हवेली की ऊंची खिड़की में एक हल्की सी परछाई दिखाई दी। लेकिन इस बार वह मुस्कुराई और फिर धीरे धीरे अंधेरे में खो गई।